हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी की जुबान पे आपका स्वागत है। आज हम इसमें लेके आए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1914 से लेकर 1918 तक के काल को प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड माना जाता है। जर्मनी साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो गया और इंग्लैंड के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहा था। ठीक है, प्रतिद्वंदिता करने के पीछे उनके कारण थे कि जितने भी हमारी ज़रूरत की आवश्यकता उनको पूरा किया जा सके। ब्रिटिश के पास एक नौसैनिक थी। क्या थी? नौसैनिक थी। वह सबसे बड़ी शक्ति थी, यानी विश्व में सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति किसके पास थी? तो वह इंग्लैंड के पास थी। और ब्रिटेन को तब गहरा झटका लगा जब उसी के अनुसार जर्मनी ने एक बड़ा युद्धपोत तैयार किया था। और उसके युद्धपोत का नाम क्या था? तो इम्परेटर नाम था। जर्मनी के युद्धपोत का क्या नाम था? इम्परेटर था। इसका निर्माण वो कर लिया और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश नौसैनिक की होड़ में ये भी शामिल हो गया था। अगर यहाँ पे नोट पॉइंट दिखता है तो इसमें क्या लिखा है? एक विद्वान था, उसका नाम था लैंगसम, या इतिहासकार की बात करें तो लैंगसम नाम था उसका। उसने क्या कहा कि प्रथम विश्व युद्ध का केवल और केवल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के लिए आर्थिक प्रतिद्वंदता कारण थी। यानी कि किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन पूछेगा कि किस व्यक्ति ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध होने का मेन कारण था, मुख्य कारण क्या था? कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के लिए आर्थिक प्रतिद्वंदिता। यह बात किसने कही थी? तो यह बात लिंगसम ने कही थी। किसने कही थी? लिंगसम ने कही थी यह बात। दूसरा पॉइंट है कि विश्व युद्ध होने का, प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण, दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था विकृत राष्ट्रवाद। विकृत राष्ट्रवाद की भावना का वर्णन किसने किया था? कि जिसने बताया हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह विकृत राष्ट्रवाद के कारण हुआ था। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी एस बी फे ने कही थी। किसने कही थी? एस बी फे ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए विकृत राष्ट्रीयता की भावना को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है। यह बात किसने कही? SBF ने कही थी। किस पुस्तक में लिखा था इन्होंने? तो इनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वार। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वार, यानी कि विश्व युद्ध के उत्पत्ति होने का कारण क्या था? तो क्या था? विकृत राष्ट्रवाद है। बात किसने कही है? तो SB फे ने कही है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले उस समय कई प्रकार के स्लोगन निर्मित कर दिए गए थे। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही कई प्रकार के स्लोगन नियुक्त किए गए थे। जैसे पहला स्लोगन क्या देखने को मिलता है कि श्वेत व्यक्ति का बोझ, श्वेत व्यक्ति का बोझ, यानी कि व्हाइट मैन बर्डन। श्वेत व्यक्ति का बोझ की बात किसने कही थी? तो श्वेत व्यक्ति का बोझ का स्लोगन किसने तैयार किया था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। क्या कहा था? कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही स्लोगन तैयार हो गए थे। उस स्लोगन में एक नाम आता है किसका? रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था? कि श्वेत व्यक्ति का बोझ कहा था। फ्रांस ने सभ्यता के विस्तार का कार्य किया। फ्रांस ने सभ्यता के विस्तार का कार्य किया, यह भी स्लोगन मिलता है। इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य कहा। इटली ने इसे क्या कहा है? इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य कहा। यानी फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रांस ने सभ्यता के विस्तार का कार्य किया, इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य कहा। और जर्मनी में जो कैसर विलियम ने क्या कहा था? तो कैसर विलियम ने कहा था कि ईश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का कार्य सौंपा है। ठीक है, यानी कि सभी स्लोगन कब तैयार हो रहे थे? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के पहले तैयार हुए थे। जैसे अभी हमने देखा कि जर्मनी का जो कैंसर विलियम प्रथम था उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ईश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का कार्य सौंपा है। और इटली ने कहा कि इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य कहा। फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने सभ्यता के विस्तार का कार्य कहा। और रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था? कि श्वेत व्यक्ति का बोझ कहा था। ठीक, ये स्लोगन तैयार हुए थे। इस तरह क्या देखने को मिलता है? तो इस तरह यूरोपीय शक्तियां साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए आपस में उलझती चली गई। यानी कि जो स्लोगन है, वाक युद्ध हो रहा था। इससे क्या हुआ कि एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी किसकी? प्रथम विश्व युद्ध की। और इस पृष्ठभूमि में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इटली के राष्ट्रवादियों द्वारा ट्रिस्ट एवं ट्रिंटो ट्रिंटो के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया। यानी कि समुद्रणवादी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि समुद्रणवादी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो समुद्रणवादी आंदोलन इटली के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? इटली के राष्ट्रवादियों के द्वारा समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? तो ट्रिस्ट और ट्रिंटो के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक, सर्बिया जैसे बाल्कन देश चाहते थे कि बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र का निर्माण हो। यानी बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र का निर्माण कौन चाहता था? तो सर्बिया जैसे बाल्कन देश क्या चाहते थे? तो बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र का निर्माण हो। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सैन्यवाद का विकास। यानी दूसरा में हमने क्या देखा? विकृत राष्ट्रवाद। पहले में हमने क्या देखा था? कि साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद की लालसा। ठीक है, तीसरा में है सैन्यवाद का विकास। सैन्यवाद के विकास में क्या देखने को मिलता है? कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश में सैन्यवादी शक्तियों का विस्तार हो रहा था और हो चुका भी था कहीं कहीं। इन सैन्यवादी शक्तियों का सबसे बड़ा दोष यह था कि अपने को सिविल शासन के ऊपर मानते थे। और सैन्यवाद के अंतर्गत विशाल सेनाओं एवं नौसेनाओं का एक मजबूत व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसमें सैन्य अधिकारियों की एक श्रृंखला भी बनाई जाती है जिससे कि सेना के प्रभुत्व को बनाया जा सके। रूस के शासक कौन थे? रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय पर रोक लगाने के लिए
हेग में सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, यानी कि सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय पर रोक लगाने के लिए सम्मेलन किसने बुलाया था? तो रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था, उसने बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था? तो हेग में बुलाया था, जिसमें सशक्तिकरण को सीमित करने का संकल्प लिया जाना था, लेकिन जर्मनी के विरोध के कारण यह कार्य असफल हो सका। ठीक, यानी कि जो सैनिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे सब सैनिक की स्थिति क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। ठीक, तो उसमें आता है रूस का एक शासक था जार निकोलस द्वितीय। वो क्या कहता है कि जो सशक्तिकरण लगाया गया था, सशक्तिकरण का मतलब होता है कि युद्ध के लिए जो हथियार होते हैं, सैनिक होते हैं जो हथियार के, उनके रोक लगाया जाता है, उनके उनके ऊपर कमी की जाती है। तो उसको, उस कमी को खत्म करने के लिए एक सम्मेलन बुलवाता है। कौन बुलवाता है? तो जार निकोलस द्वितीय बुलवाता है। कहाँ पे? हेग में बुलवाता है। और किसका विरोध किया जाता है? किसके द्वारा विरोध किया जाता है इस सम्मेलन का? तो जर्मनी के द्वारा जब इसका विरोध किया जाता है तो यह कार्य क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। अब चौथा बात करेंगे, चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण यह होता है कि हथियारों के संग्रह का होड़ हो जाता है। ठीक है, चौथा कारण क्या है? हथियारों के संग्रह का होड़ होना। यूरोप के लगभग सभी देश हथियारों के संग्रह में सक्रिय दिखाई दे रहे थे। ठीक है, लेकिन उसी दौरान कई निःशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। जैसे प्रथम निःशक्तिकरण सम्मेलन कब किया गया था? तो प्रथम निःशक्तिकरण सम्मेलन 1899 में हेग में रूस के आमंत्रण पर किया गया था। निःशक्तिकरण आंदोलन कब किया गया था? तो निःशक्तिकरण आंदोलन किया गया था 1899 में हेग में रूस के आमंत्रण पर किया गया था। इस सम्मेलन में अमेरिका सहित 23 देशों ने भाग लिया था। यानी कि पहला निःशक्तिकरण आंदोलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। और इसमें किसने भाग लिया था? तो इसमें 23 देशों ने भाग लिया था, और अमेरिका भी इसमें शामिल था। और आयोजन कहाँ किया गया था? तो हेग में किया गया था। इस सम्मेलन में क्या फैसला लिया गया? तो इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। ठीक, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1899 में की गई थी। यह पूरी प्रक्रिया क्या असफल रही? यानी कि जो बैठक की गई थी 1899 में, वो पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? असफल हो गई। क्योंकि यहाँ पे किसने विरोध कर दिया था? तो जर्मनी ने विरोध कर दिया था, इस बात को मानने को इनकार कर दिया था। इसलिए यानी सशक्तिकरण पर निःशक्तिकरण का सम्मेलन बुलाया गया था। ऊपर थोड़ा डिस्कशन गलत हो गया था, यहाँ पे सुधार कर लेते हैं कि सशक्तिकरण पे सम्मेलन का आयोजन करने के लिए किसके द्वारा बुलाया गया था? तो जो निकोलस जार द्वितीय के द्वारा बुलाया गया था। और इसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था जर्मनी ने। हो गया क्लियर। दूसरा निःशक्तिकरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दूसरा निःशक्तिकरण सम्मेलन आयोजन 1907 को हेग में किया गया था। और इस सम्मेलन में अमेरिका सहित कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 44 देशों ने भाग लिया। ये भी सम्मेलन क्या हुआ था? असफल हुआ था। यानी पहला कब बुलाया गया था? 1899 में बुलाया गया था। 1899 में बुलाया गया था, वो भी हेग में। और दूसरा भी कब बुलाया गया था? यानी कि 99 8 साल बाद बुलाया गया था, और वो भी असफल ही रहा था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो दूसरे निःशक्तिकरण सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया था। अब पांचवा बात करेंगे। पांचवा क्या होता है कि पांचवा कमी क्या देखने को मिलती है? कारण क्या है प्रथम विश्व युद्ध के? तो पांचवा विश्व युद्ध के कारण हो जाते हैं, पांचवा विश्व युद्ध नहीं भाई, विश्व युद्ध के होने के पांचवें कारण यूरोप में गुप्त संधियां एवं गुटबाजी। यूरोप में क्या होने लगी थी? यूरोप में गुप्त संधियां और गुटबाजी होने लगी थी। यह भी एक कारण बन गया था। जैसे जब जब जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने आल्सस एवं लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस से लेकर उसकी भावना को ठेस पहुंचा दिया था। यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उस एकीकरण में क्या हुआ कि जर्मनी का शासक कौन था? तो जर्मनी का शासक था विलियम प्रथम था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि प्रथम शासक था उस समय, और उसका चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि आल्प्स और लॉरेंस का जो क्षेत्र फ्रांस को दिया गया था, उसको ले लेता है। कौन ले लेता है? जर्मनी ले लेता है, और उसकी भावना को ठेस पहुंचा देता है। इसलिए जर्मनी के तरफ से सदैव फ्रांस की तरफ से भय बना रहता था। यानी कि जर्मनी की तरफ से सदैव फ्रांस की तरफ से, ये क्या लाइन है कि जर्मनी की तरफ से सदैव फ्रांस की तरफ से भय बना रहता था। यानी जर्मनी जब लेगा फ्रांस का हिस्सा, तो फ्रांस भाई अब तो लड़ाई करेगा ही ना लेने के लिए। तो इसलिए जर्मनी को डर बना हुआ था। किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से। इसी आधार पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच एक त्रिगुट का निर्माण होता है। किसके बीच होता है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक त्रिगुट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह गुट बनाने लगते हैं। इसी को देखते देखते इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य त्रिदेशीय मित्र संधि संघ की संधि होती है। किसके बीच? त्रिदेशीय मैत्री संघ की संधि किसके बीच होती है? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच। और त्रिगुटीय किसके बीच होती है? तो त्रिगुटी संधि किसके बीच होती है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच होती है। इसे क्रमशः ट्रिपल अलायंस बनाम ट्रिपल एटांट कहा जाता है। ठीक है, इस संधियों में ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एटांट के नाम से जाना जाता था इस संघ को। ठीक है, ट्रिपल अलायंस में कौन 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 थे? तो ट्रिपल अलायंस में जो थे उसमें इटली था, ऑस्ट्रिया था और जर्मनी था, जिसको त्रिगुट कहा जाता था। और त्रिदेशीय मैत्री किसको कहा जाता था? जिसको ट्रिपल एटांट कहा जाता था। तो उसमें रूस था, फ्रांस था और इंग्लैंड था।
ड्री के सरबंड अर्थात तीन सम्राटों के मैत्री संघ 1872 से 1878 तक तीनों सम्राटों का संघ भली भांति अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1887 में फ्रांस का विदेश मंत्री बाउल्जर जर्मन विरोधी दुष्प्रचार कर रहा था। यानी कि फ्रांस का विदेश मंत्री कौन था? बाउल्जर था। कब किसके विरोध प्रचार कर रहा था? तो जर्मनी का विरोध प्रचार कर रहा था और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की तैयारी में लग गया था। इसलिए जर्मनी ने रूस के साथ पुनर्आश्वासन की संधि दी। किसकी संधि दी? पुनर्आश्वासन की संधि दी थी। बिस्मार्क ने 20 मई 1882 को एक ऐसी संधि को बढ़ावा दिया जिसमें रूस को भी शामिल किया जा सके। इस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य समझौते हुए इसे कि राज्य संधि कहा गया। इसे त्रिराज्य संधि कहा गया था। क्या कहा गया था? इसे त्रिराज्य संधि कहा गया, जबकि वास्तविक संधि त्रिगुट की संधि थी। वास्तविक संधि क्या थी? त्रिगुट की संधि थी, जिसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही शामिल थे। ठीक है। त्रिगुट एटांट की बात करें तो त्रिगुट एटांट में कौन थे? तो त्रिगुट एटांट में रूस था, फ्रांस था और इंग्लैंड था। इसमें 31 दिसंबर द्विगुट एटांट की बात करते हैं। त्रिगुट एटांट नहीं है, द्विगुट एटांट है। 31 दिसंबर 1893 में फ्रांस और रूस ने आपस में द्विराष्ट्र संधि की। फ्रांस और रूस ने 1893 में 31 दिसंबर द्विराष्ट्र की संधि की। यह संधि किसके विरोध में थी? तो यह संधि जर्मनी विरोधी थी। इस संधि के द्वारा फ्रांस का अकेलापन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी फ्रांस जो अकेला था उसका अकेलापन समाप्त हो गया। किस संधि के द्वारा? तो रूस के साथ जो संधि हुई थी, कब हुई थी? द्विगुट एटांट संधि हुई थी 31 दिसंबर 1893 में। 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संधि होती है। कब होती है? 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक समझौता हुआ जिसे एतांत यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1904 में जो संधि हुई उसको द्विएतांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विएतांत कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने सैनिक सहायता देने के आपसी भरोसे के साथ आक्रामक संधि का रूप ले लिया। यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली जो है एक दूसरे को सैनिक सहायता देने के आपसी भरोसे के साथ आक्रामक संधि का रूप लिया था इन्होंने। 1907 में द्वितीय 1907 में द्वितीय निःशक्तिकरण का आयोजन किया गया था। जो क्या था? जो असफल हुआ था। और किसने बुलाया था? तो रूस का शासक ने बुलाया था और जर्मनी की वजह से यह असफल हो गया था। पहले वाले में असफल हुआ था। ठीक। दूसरा में बात करें, जब द्वितीय निःशक्तिकरण बुलाया जा गया था तो उसी समय फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ने अपने गुट की सार्वजनिक घोषणा कर दी। यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ने जो तृतीय त्रिगुट एटांट के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने अपने गुट की घोषणा कब की थी? 1907 में की थी। इस तरह यूरोप कितने गुटों में बट गया? 2 गुटों में खुले तौर पर। कब आया था सामने? तो खुले तौर पर सामने आया 1907 ईस्वी में। अब बात करेंगे अराजक परिस्थितियां। जो अराजक परिस्थितियां कब पैदा हुई? जब क्या हो गई थी कि द्वितीय वर्ल्ड वार, प्रथम वर्ल्ड वार पढ़ रहे हो तो प्रथम वर्ल्ड वार होगा ना। द्वितीय वर्ल्ड वार कहाँ से घुस रहा है इसमें? अराजकता परिस्थितियां, घटनाएं। पहला, फसोदा कांड। फसोदा कांड कब हुआ था? 1898 ईस्वी में फसोदा कांड हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कहाँ पे? सूडान में हुआ था फसोदा कांड। सूडान को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तनाव हुआ था। किसको लेके? सूडान को लेके। कब हुआ था? 1898 ईस्वी में फसोदा युद्ध हुआ था। बोअर युद्ध कब हुआ था? तो बोअर युद्ध हुआ था 1902 ईस्वी में। बोअर युद्ध कब हुआ था? बोअर युद्ध हुआ था 1902 ईस्वी में। तीसरा, चीन और जापान के मध्य युद्ध चल रहा था। 2 साल तक युद्ध चला था। ये 2 साल लिखा है यहाँ, 1994 से 1995, 2 साल। चीन और जापान के बीच मध्य युद्ध कब चला था? चीन और जापान के बीच मध्य युद्ध 2 साल चला था, 1894 से 95 के बीच। रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1904 और 1905 के बीच। मोरक्को संकट कब आया था? 1905 में। मोरक्को संकट 1905 में। अगदियर संकट कब आया था? 1911 में अगदियर संकट आया था। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जगोविना को 1908 और 9 में मिलाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया व हर्जगोविना को 1908-9 में मिलाने का प्रयास किया गया। बाल्कन युद्ध कब होता है? बाल्कन युद्ध 1912-13 में होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के उपर्युक्त में से कोई एक घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है बाल्कन का युद्ध। यानी कि 1914 की घटना से कौन सी घटना जुड़ी है? तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध की घटना से जुड़ी जो है वह है बाल्कन युद्ध जुड़ी है। कब हुआ था बाल्कन युद्ध? तो बाल्कन युद्ध हुआ था 1912 से और 13 में हुआ था। अब बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि कोई एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो इन दोनों गुटों के बीच में जुड़ के इनको शांत कर दे। ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया गया था वह लगातार अपने महत्व को खोते जा रही थी। यानी कि 1815 में जो वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वो अपने प्रयास जो किया था वो खोते जा रही थी। कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड मोलरिटी नाम से जो कानूनी संहिता बनी थी वह भी प्रभावहीन हुई थी। यानी कि
एक कानूनी संहिता किसके द्वारा बनी थी? तो कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड मोलरिटी के नाम से एक कानूनी संहिता बनी थी जो प्रभावहीन हुई थी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी उस समय की उसका भी अभाव चल रहा था, उसका कोई काम नहीं आ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों की भूमिका, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी? तो जून 1914 में, कब? जून 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाला बोर्स गजट। कौन सा गजट? बोर्स गजट। कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? तो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित हो रहा था। इसने अपने समाचार पत्र में छापा कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार हो जाना चाहिए। उस समय छापे गए समाचार पत्र की भाषा में संशय का माहौल बनाने की प्रवृत्ति देखी गई थी। यानी कि किस अखबार में छपा था कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार हो जाना चाहिए? यह छपा था बोर्स गजट में। और बोर्स गजट कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होता था। और यह बात कब छपी थी? तो जून 1914 में छपी थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती थी जैसे कभी भी युद्ध प्रारंभ हो सकता था, यानी कि जो न्यूज़ छपते थे तो न्यूज़ में ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती थी कि लोगों के जहन में लगता था कि अभी युद्ध शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यह भी प्रथम विश्व युद्ध के होने में भी समाचार पत्रों की भूमिका थी। विलियम कैसर का अहंकारी स्वभाव। विलियम कैंसर का क्या था? अहंकारी स्वभाव था। या विलियम कैंसर कहाँ का राजा था? यह जर्मनी का राजा था। विलियम कैसर इतना अहंकारी था कि उसकी नीति विश्व प्रभुत्व व विश्व विनाश की थी। किसकी? जो विलियम कैसर था उसका अहंकारी जो स्वभाव था विश्व प्रभुत्व व विश्व विनाश की थी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण था। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो तो कारण थे कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण जो एक पृष्ठभूमि, उसको कारण नहीं मान सकते, उसको पृष्ठभूमि मान सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही थी, वह घटना थी। अब बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे। तो तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के यह था कि राजकुमार फर्डिनेंड जो था यह ऑस्ट्रिया की गद्दी का उत्तराधिकारी था। राजकुमार फर्डिनेंड था जो कौन था? वो ऑस्ट्रिया के गद्दी का उत्तराधिकारी था। बोस्निया ऑस्ट्रिया के अधीन था, यानी कि बोस्निया किसके अधीन था? तो बोस्निया जो था वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? सोफी नाम था। ये रविवार के दिन उत्सव से सेंट वाइस दिवस पर बोस्निया के शहर सोराजीवा पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? तो सोराजीवा पहुंचे थे, बोस्निया के शहर पे। और कौन सा दिवस था? तो सेंट वाइट दिवस मनाया जा रहा था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। और तारीख कौन सी थी? 28 जून 1914 थी। सर्बिया में स्लावों की मुक्ति के लिए कई प्रकार के गुप्त संगठन बनाए गए थे। कहाँ पे? सर्बिया में। सर्बिया में स्लावों की मुक्ति के लिए क्या बनाए गए थे? तो कई प्रकार के गुप्त संगठन बनाए गए थे। इनमें से एक संगठन काला हाथ, कौन था? काला हाथ था, ने दूसरे संगठन मृत्यु के साथ मिलकर फर्डिनेंड की हत्या का षड्यंत्र रचा। यानी कि इनमें से एक संगठन कौन था? इनमें से एक संगठन था काला हाथ, दूसरा संगठन कौन था? मृत्यु। इनके साथ मिलकर फर्डिनेंड की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। काला हाथ के एक नौजवान ग्रेविलो प्रिंसेप ने 2 गोलियां चलाई। यानी कि किस संगठन का? तो काला हाथ का एक नौजवान था, उसका नाम था ग्रेविलो। क्या नाम था? ग्रेविलो नाम था। ग्रेवी लगा लिया था हाथ में, उसका हाथ काला हो गया था। प्रिंसेप ने 2 गोलियां चलाई थी। ग्रेविलो प्रिंसेप ने 2 गोलियां चलाई, जिससे क्या हुआ? राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की मृत्यु हो गई। इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की बारूद की चिंगारी कहा गया। यानी कि बारूद की चिंगारी किसको कहा गया है? तो फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की जो हत्या हुई थी उसको। यह हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914 को हुई थी। किस दिन हुई थी? तो रविवार के दिन हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये सर्बिया की बोस्निया के शहर सोराजीवा में हुई थी। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो। हाँ, मृत्यु के बाद 23 जुलाई को, मृत्यु कब होती है? 24 जून को, 28 जून को, 28 जून को मृत्यु होती है। तो 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 24 मांगों का एक दस्तावेज भेजता है। किसको भेजता है? सर्बिया को भेजता है। कौन? ऑस्ट्रिया ने भेजा, जिसके लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। कितने घंटे का समय निर्धारित किया गया था? 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया। 25 जुलाई को सर्बिया ने 24 में से 22 में अपनी सहमति दे दी। यानी कि जो 24 मांगों की सूची भेजी गई थी तो सर्बिया ने क्या किया कि उस 24 में से 22 में अपनी सहमति दे दी, लेकिन जो 2 मांग थी, 2 मांग को सुलझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की उसने। 2 मांगें निम्न में क्या थी? पहली मांग थी कि सर्बिया में पुलिस प्रशासन ऑस्ट्रिया करेगा और अपराधों की ऑस्ट्रियाई कानून के आधार पर दंड मिले। ठीक। और दूसरा, सर्बिया ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी लेगा। तो यह दोनों मांग इसने अस्वीकार कर दी थी। किसने? सर्बिया ने। यही कारण है कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत कब होती है? तो प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 को। रूस को 29 जुलाई 1914 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पे बम वर्षा की है।
यानी कि रूस को कब जानकारी मिलती है कि ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा कर दिया है, तो रूस को यह जानकारी 29 जुलाई 1914 को मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा कर दिया। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा कब किया था, तो 29 जुलाई 1914 को किया था। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने द डिक्टेटर गिव ऑफ प्रोलेरेट की स्थापना की, यानी कि द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेरेट की स्थापना किसने की, तो निकोलस द्वितीय ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना को स्टीम रोलर नाम दिया गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के समय रूस की सेना को क्या नाम दिया गया था, तो रूस की सेना को स्टीम रोलर नाम दिया गया था। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया, तो जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 को आक्रमण किया। उसके पश्चात फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कब की, तो 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के विरुद्ध घोषणा कर दी युद्ध की। इटली ने अपनी तटस्थता की घोषणा की। इटली जो था प्रथम विश्व युद्ध में किसकी घोषणा करता है, तो वो अपनी तटस्थता की घोषणा करता है। इटली वो किसी भी तरह से भाग नहीं लेता। लेकिन 4 अगस्त 1914 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया, तब प्रथम विश्व युद्ध वास्तविक रूप से प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध वास्तविक रूप से प्रारंभ कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध वास्तविक रूप से 4 अगस्त 1914 को प्रारंभ हुआ। जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया, तब वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ। इसलिए 4 अगस्त को ही विश्वव्यापी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका को छोड़कर विश्व की सभी शक्तियां इस युद्ध में शामिल हो गई थीं। इसलिए 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध परिस्थितियां, कौन कौन सी युद्ध परिस्थितियां थी, युद्ध कौन से मोर्चे पर लड़े जा रहे थे, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बात करेंगे पश्चिमी मोर्चा पे कौन सा युद्ध लड़ रहा था, तो जर्मनी जो था पश्चिमी मोर्चे के माध्यम से फ्रांस पर अधिकार करने का स्वप्न देखने लगा। किधर से, पश्चिम की तरफ से। कौन जर्मनी जो था वो फ्रांस पे अधिकार करने का स्वप्न देख रहा था, अधिकार नहीं देख रहा था, स्वप्न देख रहा था। जर्मनी ने सबसे पहले बेल्जियम को नियंत्रित करने के लिए अपनी सेना को अगस्त 1914 में ब्रुसेल्स पर अधिकार कर लिया। फ्रांस तथा इंग्लैंड ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी, तो जर्मनी ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। यह घटना जर्मनी के उत्साह बढ़ाने वाली घटना थी, क्योंकि जर्मनी की सेना फ्रांस की सीमा में प्रवेश कर गई। जर्मनी की सेना पेरिस की तरफ बढ़ी और जर्मनी द्वारा उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर लिया गया। यह किस क्षेत्र की घटना है, तो पश्चिमी क्षेत्र की घटना थी। बात करेंगे मार्ने युद्ध का। मार्ने युद्ध कब हुआ था, तो मार्ने का जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जर्मनी की सेना जो थी फान क्लुक के नेतृत्व में मार्ने नदी को पार कर लिया, जो पेरिस से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर था। ऐसा लगने लगा कि जर्मनी फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। यानी कि मार्ने नदी फ्रांस से कितनी दूर थी, तो मार्ने नदी जो थी वो फ्रांस से 15 किलोमीटर दूर थी। और मार्ने नदी को पार करने के लिए जर्मन की जो सेना जा रही थी, उस सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो उस सेना का नेतृत्व फान क्लुक ने किया था। किसने किया था, मार्ने नदी फान क्लुक। जैसे ही जर्मन की सेना मार्ने नदी को पार करके 15 किलोमीटर दूर पे पहुंची पेरिस से, तो फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ जोफ्रे था। फ्रांसीसी सेना का कमांडर कौन था, तो फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ जोफ्रे था। उधर कौन था, उधर फान था और इधर कौन था, जोफ्रे था। ने अपनी सेना को करो या मरो का नारा दिया। वाह भाई, करो या मरो का नारा कब दे दिया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में ही करो या मरो का नारा दे दिया गया था। किसके द्वारा, जोफ्रे के द्वारा दिया गया था। कौन था वो जोफ्रे, तो फ्रांस की सेना का कमांडर इन चीफ था। इसी आदेश के साथ वहां की सेना राष्ट्रभक्ति से लड़ी और जर्मन सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इस पराजय के बाद जर्मन ने फ्रांस को जीतने का संकल्प त्याग दिया। हेजेन ने मार्ने के युद्ध के विषय में कहा कि हेजेन का था इतिहासकार था। उसने क्या कहता है कि मार्ने के युद्ध के विषय में क्या कहता है, तो हेजेन मार्ने के युद्ध के विषय में कहता है कि फ्रांस ने जर्मनी को बुरी तरह पराजित करके फ्रांस के साथ साथ यूरोप एवं विश्व को भी बचा लिया। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि फ्रांस ने जर्मनी को बुरी तरह पराजित करके फ्रांस के साथ साथ यूरोप एवं विश्व को भी बचा लिया। तो यह घटना किससे संबंधित है, तो यह घटना संबंधित है मार्ने के युद्ध से संबंधित है। मार्ने के युद्ध के विषय में यह बात किसने कही थी, तो हेजेन ने कही थी। अब बात करेंगे यो चैपल का युद्ध, न्यू चैपल का युद्ध या यो चैपल का युद्ध। यो चैपल का युद्ध क्या है कि जर्मनी की सेना को उत्तरी सागर में खदेड़ने एवं उसकी मोर्चाबंदी को ध्वस्त करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना ने जर्मनी पर हमला किया था। इसे ही न्यू चैपल युद्ध में
के नाम से जाना जाता है। इसी न्यू चैपल युद्ध में दोनों शक्तियां मजबूती से लड़ी, लेकिन इसमें किसी को सफलता नहीं मिली थी न्यू चैपल के युद्ध में। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड व फ्रांस इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि जर्मन सेना को बेल्जियम और फ्रांस से खदेड़ना है तो और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। विद्वानों ने लिखा है कि वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड तथा प्रसा के जितने सैनिक मारे गए थे उससे कहीं इस युद्ध में सैनिक मारे गए और बंदी बनाए गए और घायल हुए थे। सोमे का युद्ध, सोमे का युद्ध कब हुआ था? तो सोमे का युद्ध जब वार्डेस का युद्ध क्या चल रहा था? जब वार्डेस का युद्ध चल रहा था उस दौरान ही फ्रांस की सेना के सहयोग से इंग्लैंड की सेना ने 1 जुलाई 1916 को जर्मनी पर हमला कर दिया। इसलिए इससे सोमे का युद्ध कहा जाता है। वाह भाई। इस युद्ध में पहली बार ब्रिटेन टैंक का इस्तेमाल किया था, यानी कि किस युद्ध में ब्रिटेन ने टैंक का इस्तेमाल किया था? तो सोमे के युद्ध में ब्रिटेन ने टैंक का इस्तेमाल किया था। मरने वाले सैनिकों की संख्या की दृष्टि से सोमे का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ था, यानी कि किस युद्ध में टैंक का इस्तेमाल हुआ था? तो सोमे के युद्ध में टैंक का इस्तेमाल हुआ था और सैनिकों के मरने वालों की अधिक संख्या में युद्ध का नाम दिया जाता था, तो वह सोमे का युद्ध था। इस युद्ध में सफलता किसी को नहीं मिली। बरसात के मौसम के कारण यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा। इस युद्ध के बाद जर्मनी पर मित्र देशों का दबाव कम पड़ गया। किस युद्ध के बाद? सोमे युद्ध के बाद। सोमे युद्ध के बाद दिसंबर 1916 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आस्कियव ने त्यागपत्र दे दिया। कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो आस्कियव था। आस्कियव ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषित हुए। कौन प्रधानमंत्री घोषित हुए? तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषित हुए। अब बात करेंगे पूर्वी मोर्चे का युद्ध। पूर्वी मोर्चे का युद्ध जो था वह पूर्वी प्रसा पर रूस का हमला। पूर्वी प्रसा मतलब जर्मनी पर किसका हमला होता है? तो जर्मनी पर रूस का हमला होता है। अगस्त 1914 में रूस ने पूर्वी जर्मनी पर आक्रमण करने का निर्णय किया। यह निर्णय अचानक लिया गया था, इसलिए जर्मनी को पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना हटानी पड़ी ताकि रूस के सेना को रोका जा सके। रूस की यह जीत क्षणिक मानी गई थी। रूस की यह जीत क्या मानी गई थी? क्षणिक मानी गई थी, क्योंकि जर्मनी सेना ने हिंडनबर्ग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हिंडनबर्ग के नेतृत्व में रूस को पराजित कर दिया। यानी कि जर्मनी की सेना ने रूस को पराजित किया था। उस समय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस समय सेना का नेतृत्व हिंडनबर्ग कर रहा था। इस तरह रूस को अपने कुछ क्षेत्र जर्मनी को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। दूसरा पूर्वी मोर्चे पर जो हमला था तो ऑस्ट्रिया पर रूस का हमला था। ठीक, ऑस्ट्रिया पर रूस का हमला। ऑस्ट्रिया को कई स्थानों पर पराजित होना पड़ा तथा गलेशिया पर रूस का कब्जा हो गया। किस पे रूस का कब्जा हो गया? तो गलेशिया पे रूस का कब्जा हो गया। लेकिन जब जर्मनी ने रूस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध प्रारंभ किया तो रूस की हार हुई और रूस को गलेशिया का क्षेत्र खाली करना पड़ा। जून 1916 में रूस ने ऑस्ट्रिया पर पुनः आक्रमण किया। जून 1916 में रूस ने ऑस्ट्रिया पर पुनः आक्रमण किया, जिसमें रूस पराजित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में यह रूस का अंतिम आक्रमण था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस का अंतिम आक्रमण कब था? तो जून 1916 में रूस का अंतिम आक्रमण था। और किसके ऊपर किया गया था? तो ऑस्ट्रिया के ऊपर किया गया था। जून में रूस का अंतिम आक्रमण क्यों था? क्योंकि मार्च 1917 में रूस की जनता ने जार के खिलाफ क्रांति कर दिया था। कब? मार्च 1917 में रूस में। अब बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में बुल्गारिया की भूमिका क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें बुल्गारिया की क्या भूमिका थी? तो इटली के बाद बुल्गारिया को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। किसने? इटली के बाद बुल्गारिया को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। बुल्गारिया 1913 के बाल्कन युद्ध में सर्बिया के समक्ष अपनी हार को नहीं भूला था। ठीक है। 14 अक्टूबर 1915 को यही कारण है कि बुल्गारिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इससे जर्मनी का पक्ष मजबूत हुआ। इसी दौरान फरवरी 1916 में पुर्तगाल जो था वो मित्र देशों के साथ शामिल हो गया। यानी कि पुर्तगाल मित्र देशों के साथ कब शामिल होता है? तो पुर्तगाल मित्र देशों के साथ फरवरी 1916 में शामिल होता है। सर्बिया का अंत 1914 में ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर हमला किया था तो उसी घटना से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध में शामिल होने के बाद परिस्थितियां गंभीर हो गईं, तब जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर दोबारा हमला करने का निर्णय किया। 18 नवंबर 1915 को सर्बिया की भयानक हार हुई। इसी घटना के कारण सर्बिया का पतन हो गया था। सर्बिया का पतन कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1915 को सर्बिया का पतन हो गया था। सर्बिया के पतन के साथ साथ मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और मैसेडोनिया का भी पतन हो गया। सर्बिया के साथ साथ और किन देशों का पतन हो गया? तो सर्बिया के साथ साथ मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और मैसेडोनिया का भी पतन हो गया।
अगली पॉइंट में है रोमानिया की हार। रोमानिया किस गुट में सम्मिलित होता है? तो रोमानिया मित्र गुटों में सम्मिलित होता है। किसमें? मित्र राष्ट्र के पक्ष में सम्मिलित होता है। कब सम्मिलित होता है रोमानिया मित्र राष्ट्र के पक्ष में? कब सम्मिलित होता है? तो 27 अगस्त 1916 को सम्मिलित होता है। 1916 में, सितंबर 1916 में जर्मनी किसके विरुद्ध हमला करता है? तो जर्मनी रोमानिया पर हमला करता है। जो जर्मनी रोमानिया पर हमला करता है, जब जर्मनी रोमानिया पर हमला करता है तो उस सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उस सेना का नेतृत्व जनरल मैकेंस ने किया था। यानी जब रोमानिया पे हमला हुआ था तो उस समय जर्मनी सेना का नेतृत्व जनरल मैकेंस ने किया था। और इसमें कौन कौन सी सेना शामिल थी? तो इसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्क की सेनाओं का सहयोग मिला था। जर्मनी की सेना ने बुखारेस्ट में कब प्रवेश किया था? तो जर्मनी की सेना ने 6 दिसंबर 1916 को बुखारेस्ट में प्रवेश किया और इस तरह से रोमानिया की हार हुई। रोमानिया की हार कब होती है? तो जब जर्मनी की सेना बुखारेस्ट में प्रवेश करती है तो रोमानिया की हार होती है। जर्मनी की सेना बुखारेस्ट में कब प्रवेश करती है? तो 6 दिसंबर 1916 को प्रवेश करती है। जर्मनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था रोमानिया के युद्ध के समय? तो जनरल मैकेंस ने किया था। रोमानिया के साथ युद्ध के समय जर्मनी का साथ किसने दिया था? तो ऑस्ट्रिया ने दिया था, बुल्गारिया ने दिया था और तुर्की सेनाओं ने दिया था। अब बात करेंगे समुद्री मोर्चे के रूप में युद्ध की घटनाएं। समुद्री मोर्चे के रूप में किस घटनाएं होती? तो समुद्री मोर्चे के रूप में युद्ध की घटनाएं। इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य शत्रुता की परिस्थिति कब प्रारंभ हो गई थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में शत्रुता की परिस्थिति 1890 में प्रारंभ हो गई थी। कब? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच शत्रुता की स्थिति 1890 से प्रारंभ हो गई थी। जब यह दुश्मनी की स्थिति प्रारंभ हो गई तो जर्मनी ने क्या किया? तो जर्मनी ने अपने आर्थिक संसाधन का एक बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करने लगा? तो जल सेना पर खर्च करने लगा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो जल शक्ति थी वह विश्व में सबसे बहुत बड़ी जल शक्ति किसके पास थी? तो इंग्लैंड के पास थी। जब जर्मनी का 1890 में इंग्लैंड से विरोध हो जाता है तो जर्मनी आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करने लगा? तो जल सेना पे खर्चा करने लगा था। और यह विस्तार कब तक बढ़ा रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध की तीव्रता तक बढ़ी थी। समुद्री युद्ध में सबसे पहली पराजय किसको मिली थी? तो समुद्री युद्ध में सबसे पहली पराजय जर्मनी को मिली थी। जर्मनी नौसेना को किसने हराया था? तो इंग्लैंड ने। कब हराया था? अगस्त 1914 में। कहाँ पर हराया था? तो हेल्गो हेड के पास हराया था। यानी कि अगस्त 1914 में हेल्गो हेड के पास इंग्लैंड की नौसेना ने जर्मनी की नौसेना को पराजित कर दिया। लेकिन जर्मनी की नौसेना ने इंग्लैंड की नौसेना को कहाँ पराजित कर दिया? तो चिली के पास के बंदरगाह के समीप। इसके पास? चिली के बंदरगाह के समीप के पास जर्मनी ने इंग्लैंड की नौसेना को पराजित कर दिया था। यह इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड ने अपनी जल शक्ति की पुनः सर्वोच्चता कहाँ पर स्थापित की थी? तो इंग्लैंड ने अपनी जल शक्ति की पुनः सर्वोच्चता 8 दिसंबर को फाकलैंड द्वीप समूह पर जर्मनी पेड़ों को हराकर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया था। ठीक। और हारा कहाँ पे था इंग्लैंड? तो चिली के पास बंदरगाह के समीप हारा था। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा युद्ध माना जाता है? तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध जूटलैंड का युद्ध माना जाता है। जूटलैंड का युद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि जूटलैंड युद्ध के बाद ही जर्मनी ने इंग्लैंड के साथ समुद्री युद्ध लड़ने की जो सपना देखा था उसको त्याग दिया था उसने। और यह युद्ध जूटलैंड का युद्ध कब लड़ा गया था? 31 मई 1916 को लड़ा गया था। ठीक है। जूटलैंड का युद्ध कब हुआ था? 31 मई 1916 को हुआ था। इसका जहाजी बेड़े का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश एडमिरल बट्टी जो था, एडमिरल बट्टी ने इस जहाजी बेड़े का नेतृत्व किया था। किस पर आक्रमण किया? तो जर्मनी के जहाजी बेड़ों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जर्मनी से ज़्यादा किसकी जहाजी बेड़ों का नुकसान हुआ? तो जहाँ समुद्री जहाजी बेड़ों का नुकसान इंग्लैंड का हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे समुद्री युद्ध था, यह सबसे बड़ा समुद्री युद्ध था। ठीक है। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। बचे हुए ब्रिटिश जहाजी बेड़ों ने जर्मनी को जहाजी बेड़ों को कहाँ पे हरा दिया? तो हेल्गोलैंड तक खदेड़ दिया था। किसके? जर्मनी की सेना को हेल्गोलैंड तक खदेड़ दिया था। इस युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन से समुद्री युद्ध लड़ने की संकल्पना को त्याग दिया था। इटली का मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होना। इटली मित्र राष्ट्रों के साथ क्यों शामिल हो गया था? इसके पीछे क्या वजह था कि इटली जो पहले त्रिकूट के साथ था तो वह बाद में मित्र राष्ट्रों के साथ क्यों शामिल हो गया? तो इटली शुरू में विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। यानी कि शुरू में क्या था? तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। किंतु बाद में उसकी सक्रियता देखी गई। कब देखी गई थी? 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। कब? 3 अगस्त 1914 को इटली ने इस आधार पर तटस्थता की घोषणा की कि उसके सहयोगियों ने स्वयं ही युद्ध आरंभ किया था। ठीक है। यानी कि किस आधार पर इटली ने तटस्थता का बात किया था? तो जिसके साथ सहयोग बना था। किसके साथ इटली का सहयोग बना था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का सहयोग बना था। तो इसने कहा कि मेरे ही सहयोगियों ने युद्ध की घोषणा की है, इसलिए हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है। जर्मनी ने बहुत प्रयास किया कि इटली को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन 26 अप्रैल 1915 को लंदन की एक गुप्त संधि के आधार पर मित्र देशों ने इटली को अपने गुट में शामिल कर लिया। यानी इटली को अपने गुट में कब शामिल किया था? तो
लंदन की संधि हुई थी। लंदन की गुप्त संधि कब हुई थी? 26 अप्रैल 1915 को हुई थी। और इस समय इटली जो था वह कहाँ शामिल हो जाता है? तो मित्रगुट में शामिल हो जाता है। मित्र देशों के संधि के आधार क्या थे? यानी कि इटली ने मित्र देशों के संधि के आधार क्या थे कि जिससे इटली शामिल हो गया? तो इसका था ट्रेनिंटो टोस्ट, दक्षिणी ताइरोल, गिरिजिया, ग्रेडिस्का, इरिटिया, अल्बानिया द्वीप समूह पर इटली का आधिपत्य स्वीकार किया गया। इसके अलावा तुर्की के एशियाई भाग पर इटली का प्रभाव स्थापित किया गया। अफ्रीका में जर्मन प्रदेश का कुछ भाग भी इटली को देने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार 23 मई 1915 को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब करता है? तो 23 मई 1915 को करता है। इस युद्ध में इटली की हार होती है। इस युद्ध में किसकी हार होती है? तो इटली की हार होती है। अंततः इटली को ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेना की सहायता मिली, जिससे इटली की स्थिति संभल गई। 1918 में ऑस्ट्रिया को कई मोर्चों पर पराजित होना पड़ा था। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के समक्ष शांति संधि का प्रस्ताव रखा था। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के समक्ष शांति संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑस्ट्रिया ने रखा था। ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कब किया? तो ऑस्ट्रिया ने 3 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर लिया। कब? ऑस्ट्रिया ने 3 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर लिया। किसके? मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त के आत्मसमर्पण किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन 4 अगस्त 1914 को तटस्थता की नीति की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिका की अधिकांश आबादी मित्र देशों के प्रति सहानुभूति रखती थी, इसलिए अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके दो कारण थे। यानी कि 4 अगस्त को अमेरिका ने भी तटस्थता की घोषणा की थी। 4 अगस्त 1914 को उसने कहा था हम भाई युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के जो अधिकांश नागरिक थे वो इंग्लैंड के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अमेरिका युद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण क्या था? रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण रूस ने जर्मनी से संधि कर लिया था। क्या कर लिया था? रूस ने जर्मनी से संधि कर लिया था बोल्शेविक कारण, और स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया था, जिससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। मार्च 1916 में बात करेंगे कि और दूसरा कारण क्या था कि मार्च 1916 में जर्मनी ने फ्रांस के यात्री जहाज सक्सेस, किसको? फ्रांस की जो यात्री जहाज थी, क्या नाम था उसका? सक्सेस नाम था, उसको डुबो दिया था, जिससे बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक, अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इसलिए अमेरिकी जहाज लुसितानिया को भी जर्मनियों ने डुबो दिया था। ठीक है, जर्मनी ने डुबो दिया था, जिसमें 1200 यात्री थे। अमेरिका की जहाज का नाम क्या था? लुसितानिया नाम था, और फ्रांस की जहाज का नाम था सक्सेज। तो फ्रांस की जहाज जो डुबाई गई थी जर्मनी द्वारा, उसमें भी अमेरिका के बहुत नागरिक मारे गए थे, और अमेरिका जहाज जो लुसितानिया थे उसको डुबाया गया था। इसमें 1200 यात्री अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इससे क्रुद्ध होकर मार्च 1917 में अमेरिका ने चेतावनी दी कि तुम मेरे जहाज को छेड़ो मत, तुम मेरे जहाज के साथ कुछ मत करो, हम युद्ध नहीं लड़ें। लेकिन जर्मनी उसके बाद भी जर्मनी के 5 व्यापारी जहाज क्या किया था? डुबो दिया था। ठीक है, अमेरिका के 5 जहाज को किसने डुबोया था? जर्मनी ने डुबोया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अमेरिका और क्रुद्ध हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में शामिल होने वालों में कितने देश भाग लिए थे? तो 36 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 36 देशों ने भाग लिया था। धुरी देश के कितने थे? तो धुरी देश में 4 थे। कौन था? धुरी देश में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की था और बुल्गारिया था। तो ये 5 हो गए। यहाँ 4 कैसे हुए? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक ही में है। ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या है? एक में। ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया और बुल्गारिया हो गया। मित्र देश के कितने थे? तो मित्र देश में 32 देश शामिल थे। सोच लो, ये 4 देश मिलकर और 32 देश के साथ लड़ाई कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं होने वाले देश कौन कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देश में नीदरलैंड, नहीं शामिल होने वाले देश नीदरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड थे। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल नहीं होने वाले थे? तो मैक्सिको और चिली। मित्र देश से शामिल देश थे फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस था, अमेरिका था, जापान था, इटली था, सर्बिया था, पुर्तगाल, रोमानिया, चीन, भारत, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनान, थाईलैंड, साइबेरिया। ये सब देश किसमें शामिल थे? तो मित्र देश में शामिल थे। विल्सन के 14 सूत्र विल्सन के 14 सूत्र क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को, कब? 8 जनवरी 1918 को दोनों गुटों के सामने अपने 14 सूत्रीय पत्र को सामने रखा था। जो 14 सूत्री इनकी थी वो निम्न थी। पहले में क्या था? पहला था कि गुप्त कूटनीति का परित्याग कर गुप्त संधियों के स्थान पर खुली संधियां की जाए। दूसरा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू हो एवं समुद्रों की स्वतंत्रता हो। तीसरा, व्यापारिक प्रतिबंध एवं चुंगियां हटाने से संबंधित तीसरा निःशक्तिकरण अपनाया जाए। चौथा, निःशक्तिकरण अपनाया जाए। पांचवा, देश को आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक हो उतने अस्त्र शस्त्र का संग्रह किया जाए। जर्मनी के उपनिवेशों के निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण विभाजन हो।
रूस से जर्मन सेनाएं हटाएं तथा उसे संघ में शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया गया। बेल्जियम की स्वतंत्रता की मांग की गई कि बेल्जियम को स्वतंत्र किया जाए। आल्सास लॉरेंस का क्षेत्र फ्रांस को लौटाने का आदेश दिया गया। आदेश नहीं, मांग रखी गई थी, 14 सूत्रीय मांग थी। और इटली के राष्ट्रीय सीमांत को बनाने की घोषणा। ऑस्ट्रिया हंगरी अधीन की जातियों की स्वतंत्रता देना। ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन जो जातियां थी उनकी स्वतंत्रता देना। बाल्कन राज्यों की व्यवस्था करना। तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। पोलैंड का निर्माण एवं स्वतंत्रता की मांग देने की व्यवस्था करना। और राष्ट्र राज्य संघ की स्थापना करना, राष्ट्र संघ की स्थापना करना। तो यह 14 सूत्रीय मांगे थी। ठीक है। पेरिस का शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है, पेरिस का शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पेरिस की संधि की गई। साथ साथ हारे हुए देशों के साथ अलग अलग संधि की गई। जैसे जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई। जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई? तो जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई। कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि हुई थी? तो ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन, जिसे सेवराय की संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 10 सितंबर 1919 को हुआ था। सेवराय की संधि किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, सेंट जर्मेन की संधि। बुल्गारिया के साथ संधि कौन सी हुई थी? तो बुल्गारिया के साथ यूडली की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? यूडली की संधि हुई थी। कब? 27 नवंबर 1919 को। हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को हुई थी। हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि कब हुई थी? 4 जून 1920 को हुई थी। तुर्की के साथ सेब्रे की संधि हुई थी और लुसान की संधि हुई थी। लुब्रे की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को हुई थी। और लुसान की संधि हुई थी 1923 में। पेरिस की संधि में क्या निर्णय लिया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 6 मई 1919 को संधि का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें 80,000 शब्द वाला 263 पृष्ठों को अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा में छापा गया था। यह संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? तो 15 भागों में विभाजित था, जिसमें 439 धाराएं शामिल की गई थी। जिसमें कितनी धाराएं थी? तो 439 धाराएं थी इसमें। ठीक है। इसमें राष्ट्र संघ का संविधान भी सम्मिलित किया गया था। किसका संविधान सम्मिलित किया गया था? राष्ट्र संघ का संविधान सम्मिलित किया गया था। फ्रांस के ट्रायनान पैलेस में, कहाँ पे की गई थी संधि? तो फ्रांस के ट्रायनान पैलेस में 7 मई 1919 को शांति सम्मेलन का प्रारूप तैयार किया गया था। यानी कि शांति सम्मेलन का प्रारूप कहाँ तैयार किया गया था? तो फ्रांस के ट्रायनान पैलेस में 7 मई 1919 को तैयार किया गया था, जिसे 17 मई 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? तो जर्मन प्रतिनिधियों को सौंपा गया। कब? 10 दिन बाद 17 मई 1919 को सौंप दिया गया। जर्मन प्रतिनिधियों 29 अप्रैल 1919 को बुला लिया गया था। जर्मन प्रतिनिधियों को कब बुलाया गया था? तो 29 अप्रैल 1919 को बुला लिया गया था। और इनको सौंपा कब गया था? तो 17 मई 1919 को सौंपा गया था। जर्मनी के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो जर्मन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिडमैन थे। उनने जर्मन राष्ट्रीय सभा में बोलते हुए कहा था कि मेरे विचार में कोई ईमानदार व्यक्ति इस प्रकार के शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था। उनका कहना था कि जर्मनी ने जिन शर्तों पर आत्मसमर्पण किया था, संधि की शर्तें उसके अनुरूप नहीं है। किसने कहा था? प्रधानमंत्री सिडमैन ने कहा था। जर्मनी का आग्रह था कि संधि पत्र उस धारा को निकाला जाए जिसके अनुसार युद्ध करने का उत्तरदायित्व जर्मनी पर डाला गया। यानी कि उस संधि पत्र में क्या लिखा था? कि उसमें लिखा गया था कि युद्ध करने का उत्तरदायित्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। तो उसने कहा था कि इस बात को उसमें से निकाला जाए। जर्मनी को संधि के प्रस्ताव को दिनों के अंदर स्वीकार करने थे। कुछ दिनों के अंदर स्वीकार करते हुए वापस भेजना था। अगर ऐसा नहीं करता तो जर्मनी तो उस पर पुनः आक्रमण किया जाएगा। संधि की शर्तें इतनी कठोर थी कि जर्मनी के अंदर एक ऐसा वर्ग भी था जो इसे अस्वीकार करते हुए पुनः संघर्ष करने के लिए तैयार था। जर्मनी का कमांडर एवं चीफ हिंडनबर्ग ने, जर्मनी का जो कमांडर एंड चीफ था हिंडनबर्ग, उसने स्पष्ट कह दिया था कि मित्र देशों से संघर्ष करना जितना असंभव है। जर्मन प्रधानमंत्री सिडमैन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यानी कि जब जर्मनी का कमांडर एंड चीफ हिंडनबर्ग ने क्या कहा कि मित्र देशों से संघर्ष करना जितना असंभव है, संघर्ष करके जीतना असंभव है, इसके बाद जर्मन का प्रधानमंत्री सिडमैन ने क्या कर दिया? अपना त्यागपत्र दे दिया। सिडमैन के त्यागपत्र देने के बाद एक नई सरकार घोषित की गई, एक नई सरकार गठित की गई। उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका प्रधानमंत्री गुस्ताव बोर बना। कौन बना? गुस्ताव बोर बना प्रधानमंत्री। ठीक। जबकि मूलर विदेश मंत्री बना। मूलर कौन बना था? विदेश मंत्री बना था जर्मनी का। इन लोगों ने संधि पर क्या कर दिया? संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। जर्मनी कुछ और शर्त चाहता था। क्या चाहता था? जर्मनी को संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था। फ्रांस बिल्कुल समय देने को तैयार नहीं था। यानी कि जो जर्मनी को 24 घंटे का समय दिया गया था, कौन सा ऐसा देश था जो समय देने को तैयार नहीं था? तो फ्रांस जर्मनी को 1 सेकेंड का भी समय देने के लिए तैयार नहीं था। 28 जून 1919 को वर्साय के शीश महल, हॉल ऑफ मिरर, वर्साय के शीश महल में जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
यहीं पर 1871 में प्रसा के शासक को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कहाँ पे? वर्साई के शीश महल में 1871 में प्रसा के शासक को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। वहीं पर 28 जून 1919 को जर्मनी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। जर्मनी की तरफ से वहाँ विदेश मंत्री हरमन मूलर एवं उप विदेश मंत्री जोहान्सा बेल ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांसीसी मार्शल फोंच ने हस्ताक्षर किए थे। कौन? फ्रांसीसी मार्शल फोंच ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा कि जो संधि वार्ता हुई थी 28 जून 1919 को, तो उसमें हस्ताक्षर किसके था? तो जर्मनी का विदेश मंत्री था हरमन मूलर और उप विदेश मंत्री जोहान्स बेल था, उसने हस्ताक्षर किया। और फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी मार्शल फ्रोंच ने हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंच मार्शल फ्रोंच ने कहा था कि वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध का विराम है। उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मात्र 20 वर्ष में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। वर्साई की संधि में 3 भाग थे। वर्साई की संधि में कितने भाग थे? तो वर्साई की संधि में 3 भाग थे। एक संधि थी सीमा व्यवस्था की, दूसरी संधि थी क्षतिपूर्ति की और तीसरी संधि थी निःशक्तिकरण की। प्रादेशिक मामले में आल्प्स एवं लारेन का क्षेत्र किसे दे दिया गया? तो फ्रांस को दे दिया गया। सर्वेसिन किसे दिया गया? तो सर्वेसिन को 15 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति के नाम पे फ्रांस को दे दिया गया। यानी कि किस देश को क्षतिपूर्ति के नाम पे फ्रांस को दिया गया था? तो सर्वेसिन को फ्रांस को दिया गया था। जर्मनी ने सर्वेसिन का क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ था। जर्मनी में जो सर्वेसिन क्षेत्र था वह खनिज संपदा से क्या हुआ था? भरा हुआ था, इसलिए उसको फ्रांस को दे दिया गया, क्योंकि युद्ध में फ्रांस की क्षतिपूर्ति को भरने के लिए दिया गया था। 15 वर्षों बाद सर्वेसिन ने जनमत संग्रह के द्वारा तय किया जाएगा कि यह क्षेत्र किसके अधीन होगा। यही कारण है कि 1935 में हिटलर ने सर्वेसिन में जनमत संग्रह के द्वारा जर्मनी में मिला लिया था। यानी कि कब मिलाया गया था? तो 1935 में हिटलर ने सर्वेसिन को जनमत संग्रह के द्वारा किस में मिला लिया था? तो जर्मनी में मिला लिया था। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, रेलवे व सड़क यात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए राइन आयोग का गठन किया गया था। राइन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइन आयोग का गठन 1919 में ही किया गया था। किसके लिए? तो जर्मन के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, रेलवे और सड़क यात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए। लग्जमबर्ग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। एक स्वतंत्र राष्ट्र किसको घोषित किया गया? तो लग्जमबर्ग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और उसकी तटस्थता घोषित की गई। बेल्जियम को यूएन मार्सेंट नॉर्मैंडी राज्य दिए गए। यानी कि बेल्जियम को कौन कौन से राज्य दिए गए? तो यूपेन दिए गए, मार्सनेंट दिए गए और नॉर्मैंडी दिए गए। पोलैंड को जर्मनी का पोसेन तथा पश्चिमी प्रसा दिया गया। पोलैंड को जर्मनी का कौन सा क्षेत्र दिया गया? तो पोलैंड को जर्मनी का पोसेन तथा पश्चिमी प्रसा दिया गया। यानी कि जर्मनी को भिखारी बना के मानेगा ये लोग। ऑस्ट्रिया ने गलेशिया के राज्य पोलैंड को दिया गया। ऑस्ट्रिया के गलेशिया का राज्य पोलैंड को दिया गया। ऑस्ट्रिया ने गलेशिया राज्य किसे दिया? तो ऑस्ट्रिया ने गलेशिया राज्य पोलैंड को दिया। पोलैंड को समुद्री तक पहुंचने के लिए पोलिस गलियारा दिया गया था। यानी कि पोलैंड को समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए कौन सा गलियारा दिया गया? तो पोलिस गलियारा दिया गया। विसुला नदी पर स्थित डेजिंग क्षेत्र किसके अंतर्गत आया? तो विसुला नदी पर स्थित डेजिंग क्षेत्र पोलैंड को दिया गया। किसको दिया गया? पोलैंड को दिया गया। हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ थे, तो हंगरी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। ऑस्ट्रिया को उसकी सीमा कम करते हैं उसे स्वतंत्र बनाया गया। कम करते हैं नहीं, कम करते हुए। ऑस्ट्रिया को जो उसकी पहले की सीमा थी तो उसको कम करते हुए उसको स्वतंत्र बनाया गया ऑस्ट्रिया को। चेकोस्लोवाकिया नामक एक नया राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया नामक एक नया राज्य कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नया राज्य स्थापित किसको किया गया? तो चेकोस्लोवाकिया को एक नया राज्य स्थापित किया गया। बोहेमिया, मोराविया, स्लोवाकिया को मिलाकर जर्मनी का सुडेनलैंड चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। यानी कि किसको मिलाकर? चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। तो चेकोस्लोवाकिया को एक नया राज्य बनाया गया और चेकोस्लोवाकिया का जो एक राज्य बनाया गया इसको बोहेमिया, मोराविया, स्लोवाकिया को मिलाकर जर्मनी का सुडेनलैंड जो क्षेत्र था वो चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। यूगोस्लोवाकिया भी एक नया राज्य स्थापित किया गया। एक नया राज्य स्थापित में चेकोस्लोवाकिया था और यूगोस्लोवाकिया नया राज्य स्थापित किया गया। यूगोस्लोवाकिया में किसको शामिल किया गया? तो सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, सर्बिया और डोलमानिया को किसमें दिया गया? यूगोस्लाविया में दिया गया। इटली को टायरोल दिया गया। इटली को क्या दिया गया था? तो इटली को टायरोल दिया गया था। इटली को टायरोल दिया गया था। पेरिस की संधि की धारा 231 के अनुसार, पेरिस की संधि की धारा 231 के अनुसार क्या कहा गया है? तो पेरिस की संधि की धारा 231 के अनुसार जर्मनी व उसके सहयोगियों ने विश्व युद्ध की उत्तरदायित्व स्वीकार किया और क्षतिपूर्ति निर्णय हेतु जर्मनी 1921 तक $5 अरब देगा। बाप रे बाप, कितना डॉलर देगा? तो 1921 तक, 2 वर्ष तक $5 अरब देगा। ऑस्ट्रिया के साथ समझौते में ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग कर दिया गया। इटली को ऑस्ट्रिया से दक्षिणी टिरोल, ट्रेंटो, ट्रिस्ट और डाल्मेशिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ।
चेकोस्लोवाकिया को मोराविया, ऑस्ट्रिया साइसेरिया का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। यूगोस्लोवाकिया को हर्जगोविना डाल्मेशिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ। पोलैंड को ऑस्ट्रिया गैलिसियाई का क्षेत्र प्राप्त हुआ। हंगरी के साथ ट्रियोनो की संधि, हंगरी के साथ ट्रियोनो की संधि कब हुई थी? तो हंगरी के साथ ट्रियोनो की संधि 27 नवंबर 1920 में हुई थी। हंगरी ने कई क्षेत्रों पर से अपने अधिकार छोड़ दिए। हंगरी ने क्या किया? कई क्षेत्रों पर से अपने अधिकार छोड़ दिए, जैसे स्लोवाक प्रदेश को, चेकोस्लोवाकिया को, ट्रांसवालेनिया को रोमानिया को दिया और क्रोशिया किसको दिया? यूगोस्लाविया को दे दिया गया। हंगरी की सेना भंग कर दी गई। हंगरी की सेना किस समय भंग कर दी गई? तो ट्रियानो की संधि के द्वारा हंगरी की सेना को भंग कर दिया गया। कब? 27 नवंबर 1920 को। बुल्गारिया के साथ न्यूलो की संधि, बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि हुई? तो बुल्गारिया के साथ न्यूलो की संधि हुई थी। न्यूलो की संधि में बुल्गारिया को अपने जीते हुए सारे प्रदेश बाल्कन देशों को लौटाना पड़ा। कितने देश थे? बाल्कन देश थे तो 12 देश थे। बाल्कन देशों को किसको लौटाना पड़ा? तो बुल्गारिया को लौटाना पड़ा था। पश्चिमी भ्रंश का भाग यूनान को देना पड़ा था। ठीक है, पश्चिमी भाग को भ्रंश को किसको दिया? तो यूनान को दिया। किसने? बुल्गारिया ने। ड्रांडेनल्स को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि ड्रांडेनल्स को कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया। किस संधि के तहत? न्यूलो की संधि के तहत। मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की लोग राजसत्ता का अंत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ये क्रांतिकारी लोग सेवराय की संधि मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए 19 जुलाई 1924 को मित्र राष्ट्रों को तुर्की की राष्ट्रवादी सरकार के साथ लुसाना की संधि करनी पड़ी थी। लुसाना की संधि किसके बीच हुई थी? तो तुर्की राष्ट्रों और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 19 जुलाई 1924 को हुई थी। अब बात करें कि कैसर विलियम द्वितीय का अपराध क्या था प्रथम विश्व युद्ध में। तो मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, जिसमें 5 देशों के न्यायाधीश शामिल थे। कितने देशों के न्यायाधीश शामिल थे? तो 5 देशों के। कहाँ कहाँ का? इंग्लैंड का, इटली का, जापान का, अमेरिका का और फ्रांस का। 5 देशों के न्यायाधीश इसमें शामिल थे। इस समय कैसर विलियम द्वितीय कहाँ भाग गया था? तो नीदरलैंड या हालैंड में शरण लिया हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह भाग गया था। हालैंड की सरकार ने राजनीतिक शरणार्थी को सौंपना अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ मानते हुए भूतपूर्व सम्राट को सौंपने से इनकार कर दिया। इस कारण कैसर विलियम द्वितीय पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पूरे यूरोप में स्विट्जरलैंड ऐसा मात्र देश था जहां बुद्धिजीवी शरण प्राप्त कर सकते थे, यानी कि पूरे यूरोप में कौन सा ऐसा देश था जहां पे बुद्धिजीवी शरण कर सकते थे? तो वह था स्विट्जरलैंड। इसलिए मित्र राष्ट्र द्वारा 1921 में, कब? 1921 में लिपजिंग स्थित जर्मन सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और बाकी 6 को दोष पर कारावास दिया गया। 12 अपराधियों पर मुकदमा चला गया और